हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसका मतलब है कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है और इंडिया के अंदर कब कब कोलिएशन गवर्नमेंट बनी है, उनकी क्या कमियां हैं, क्या बेनिफिट है, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी अपने चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट होती क्या है। भाई, जब भी किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कई सारी पार्टीज एक साथ में आती है और गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। उसी को अपने को बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं ना। ये खास तौर से जो एरा ऑफ कोलिएशन का फेज है वो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में 1989 से 2014 का फेज कहलाता है, एकदम एक्यूरेटली, है ना। लेकिन पहली कोलिएशन गवर्नमेंट अगर सेंटर पे बनती है तो वो आपको पता है, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करी थी, उसके बाद जब इलेक्शन करवाए गए थे 1977 के अंदर, तो जनता पार्टी की जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी वो पहली कोलिएशन गवर्नमेंट थी। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर फेज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो याद रखना आपको 1989 से लेके 2014 का जो फेज है, इसको एरा ऑफ कोलिएशन भी अपने कहते हैं। यानी कि जब किसी भी ज़्यादातर एक पार्टी को कभी भी बहुमत यानी कि मेजोरिटी नहीं मिलती है, कई सारी पार्टी एक साथ में आती है और वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। अब अपने डिस्कशन करते हैं इनके क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहली बात तो करें तो पावर शेयरिंग की बात करते हैं कि यहाँ पे कई सारी पार्टीज एक साथ में आती है ना, तो सिंपल सी बात है, डिफरेंट आइडियोलॉजी साथ में आ रही है तो वो पॉलिसी बनाने के लिए एक दूसरे पे क्या होते हैं, एग्री होते हैं और गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं, यानी कि पावर को शेयर करते हैं। वो सबसे बड़ा फीचर है, यानी कि एक से ज़्यादा पार्टी क्या करेंगे, पावर को शेयर करेंगे, मिलकर रूल करेंगे। इसके बाद करें कॉम्प्रोमाइज और नेगोशिएशन होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, डिफरेंट पार्टी है तो आइडियोलॉजी डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर पार्टी को बनाना है, पार्टी को पूरे 5 साल पूरे करने हैं या रूल करना है प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे डिफरेंट पार्टीज आपस में क्या करेगी, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी, जिससे क्या होगा कि वो प्रॉपर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर पाए आगे। हालांकि मैं इसकी कमियां भी बताऊंगा कि कई बार इसकी कमियां बहुत बड़ी रहती है। कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहां पर भी सेम होता है कि कोलिएशन गवर्नमेंट डिफरेंट पोजीशन पे अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं मिलके सारी पार्टीज की, भाई हर एक पार्टीज का मेंबर आना चाहिए कैबिनेट मिनिस्टर में, ताकि क्या होता है, प्रॉपर नेगोशिएशन रह जाएगा, प्रॉपर रूल हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा मैं फीचर बताऊं, सबसे बड़ी बात बताऊं तो इससे एक तरह से जो वन पार्टी का डोमिनेंस है ना वो खत्म हो जाता है। कि कई सारी पार्टी मिलकर रूल कर रही है ना, कई सारी पार्टी मिलके आ रही है, तो सिंपल सी बात है, एक पार्टी की डोमिनेंस नहीं चलेगी, बहुत सारी, क्योंकि सभी पार्टीज को कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा, नेगोशिएशन करना होगा। और सबसे बड़ी बात इसकी एक ये भी है कि डिफरेंट आइडियोलॉजी की जब पार्टी साथ में आके रूल करेगी ना, तो कहीं ना कहीं जो वास्ट लेवल के वो डिसीजन ले पाएगी, हर एक आइडियोलॉजी के बिहाफ पे वो डिसीजन ले पाएगी, है ना। एक प्रॉपर कोई फिक्स जो एक डायरेक्शन होती है उसी पे फिर वो डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, ये इसका बेनिफिट है। लेकिन उसकी कमियां बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी दे ही दिया फोर्थ पॉइंट में कि स्टेबिलिटी चैलेंज है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी मानता हूं कि ये जो गवर्नमेंट होती है ना, ये अनस्टेबल होती है। क्यों अनस्टेबल होगी भैया, आप सोच के देखो यार, 5 बंदे मिलके भी अगर कोई काम करते हैं ना, तो डेफिनेटली बात है कि आने वाले टाइम में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 बंदों की एक जैसी सोच नहीं हो सकती। तो यहां पर तो डिफरेंट पार्टीज आती है एक साथ में और वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, तो डिफरेंट वो अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, डिफरेंट उनकी आइडियोलॉजी होती है। इस बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या होगा, ये गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो कुछ पार्टी क्या करती है, अपनी मेजोरिटी वापस ले लेती है, तो उससे क्या हो जाएगी, वो गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी और अनस्टेबल। यही हमारा जो एरा ऑफ कोलिएशन रहा था ना 1989 से लेकर 2014 का, इसमें बहुत बार ऐसा देखने को मिला था, है ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसके बाद बात करें तो इसकी कॉमन इन मल्टी पार्टी सिस्टम की, मल्टी पार्टी सिस्टम में ये बात कॉमन है कि वहां पे कोलिएशन गवर्नमेंट बनेगी, चाहे जैसे जर्मनी हो, चाहे इंडिया हो, इजराइल हो, ऐसी कंट्री के अंदर बहुत बार अपने मल्टी पार्टी सिस्टम अपने को देखने को मिला है। खासतौर से इंडिया की अपने इसमें चर्चा भी करेंगे। अब इंडिया में देखो चर्चा करी गई है कि कोलिएशन गवर्नमेंट इंडिया में कौन कौन सी बनी है। तो यहां पे आपके सामने बताया गया कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बना था यूपीए 2004 के अंदर, ठीक है, और वो 2014 तक रहा था, यानी कि 2 बार आया था वो। लेकिन मैं आपको बता दूं, और इसके अंदर मेन जो पार्टी थी वो कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन इससे पहले एक और भी बड़ा बना था जिसको बोलते हैं अपने एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वो भी एक अलायंस था जिसमें कई सारी पार्टी है, जिनमें मेन बीजेपी पार्टी है और बाकी पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करती है ना। वो भी एक बना था पहले, जो कि 1999 में बना था, 2004 तक रहा था, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने लीड करा था, पीएम के तौर पे वो बने थे। उसके बाद यूपीए के अंदर आपको पता है मनमोहन सिंह पीएम बने थे। फिर दोबारा जब ये आती है यूपीए सेकंड, तो भी फिर भी वहां पे कौन आते हैं, मनमोहन सिंह आते हैं। और इनके साथ कुछ एक पार्टीज के नाम दिए हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ कोलिएशन करा, मतलब यूपीए के साथ कोलिएशन करा। वो आपके सामने नाम है, आप आंखों से निकाल सकती हो। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं।
ये मैंने एनडीए फर्स्ट की बात कर ही दी थी। उसके बाद आपको पता है एनडीए फर्स्ट था वो 1919 से लेकर 2004 का टाइम पीरियड था। एनडीए सेकंड जो बना था वो 2014 में बना था उसके बाद, और उसके बाद फिर थर्ड बन गया था। और अभी जो है अब फिर कोलिएशन गवर्नमेंट का फेज आ चुका है वापस, क्योंकि अभी जो अकेली जो बीजेपी पार्टी है इसको हालांकि क्या नहीं मिले, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है। हालांकि 2014 में ये जो एरा ऑफ कोलिएशन है वो खत्म हो गया था, क्योंकि बीजेपी को अकेली को जो मेजोरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, यानी कि 272 से प्लस सीट चाहिए होती है, वो अकेली लेके आई थी। तो वहां पे एरा ऑफ कोलिशन तो खत्म हो गया था, लेकिन ठीक है एनडीए है अपने आप में अभी भी एक कोलिशन जो अब की बार फिर काम आया है कहीं ना कहीं। तो ये होता है एक कोलिशन गवर्नमेंट का फेज, मैंने बता दिया। लेकिन सबसे पहले अगर बात करी जाए सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनी थी वो जनता पार्टी की बनी थी, और वो गवर्नमेंट पूरे 5 साल के टेन्योर को पूरा भी नहीं किया था उसने। सबसे पहले आपको पता है उसमें मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया था, और वो 18 महीने से लगभग पीएम रहे, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, और उसके बाद वापिस 4 महीने के लिए पीएम रहते चौधरी चरण सिंह। तो वो जनता पार्टी थी हमारी कोलिशन का जो एक मतलब बड़ी जो सेंट्रल लेवल पे पार्टी बनी थी। इसके अलावा अगर बात आपसे ऐसी पूछी जाए कि पहला जो एक कोलिएशन का फेज जो देखने को मिला हमारे इलेक्शन में वो कब बड़ा देखने को मिला, तो वो 1967 के इलेक्शन में देखने को मिला, जो हमारा फोर्थ इलेक्शन था, जिसमें कई सारी जगह पे कांग्रेस हारी थी, लगभग 9 स्टेट में कांग्रेस हारी थी, और वहां पे कोलिएशन गवर्नमेंट बनी थी, है ना। तो आई होप मैं आपको ये चीजें सारी बताने में सफल रहूंगा। आगे बात करते हैं अपने डिसएडवांटेज की। बात करें कोलिएशन गवर्नमेंट की, तो भाई सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल क्यों होती है ये अपने ऊपर चर्चा कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। पॉलिसी पैरालाइज होती है। भाई सिंपल सी बात है, पॉलिसी पैरालाइज कैसे होगी कि यहां पे डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होता है। स्लो क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंट पार्टी साथ में आई हुई है, तो उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग होगी, तो वो जब तक एक मत नहीं होंगे, आपस में उनकी एक सेम पॉलिसी नहीं होगी, तब तक वो डिसीजन को लागू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहां पे डिसीजन बहुत लेट लिया जाता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट होता है पॉलिसी पैरालाइज की। पैरालाइज ही हो गया एक तरह से, तुरंत फास्ट डिसीजन नहीं लिए जा सकते, जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है वो नहीं की जा सकती एकदम। और ये जो गवर्नमेंट होती है कॉम्प्रोमाइज बेस पे होती है। अगर एक भी पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा तो आप डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, आप पॉलिसी नहीं बना पाओगे। ये इसकी सबसे बड़ी कमी होती है, ठीक है। और यहां पे कहीं ना कहीं कहते हैं करप्शन होने के रिस्क भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि डिफरेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट की पार्टी आती है तो यहां पे बार्गेनिंग करने का मतलब आपस में बार्गेनिंग करनी पड़ती है। अब बार्गेनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं करप्शन होने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब बात करें तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सबसे बड़ा पॉइंट, मैं तो इसकी कमी ये मानता हूं। जो करप्शन वाला पॉइंट है वो तो सिंगल पार्टी में भी रहेगा। आपको पता है जब एक पार्टी का डोमिनेंस होगा तो उसको जो मन में आएगा वो करेगी ना, तो वहां पे वो पॉइंट तो रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट इसकी ये लिखनी है आपको, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। यहां पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी होगी, क्योंकि जब डिफरेंट पार्टी की आइडियोलॉजी साथ में आएगी तो एक जो स्ट्रॉन्ग लीडर है ना वो कभी भी नहीं उभर के सामने आएगा। जैसे अभी बीजेपी के मोदी है तो वो एक जीत के आ रही है अपने आप में अकेली, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग लीडर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब 1977 में जनता पार्टी बनी थी ना, तो उसमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की यही कमी थी कि 3 बड़े लीडर थे, तीनों ही पीएम बनना चाहते थे, एक मत किसी में था नहीं, तो इसीलिए वहां पे दिक्कत होती है। और कोलिएशन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी है ही 2 कमी की, एक तो ये अनस्टेबल है, एक पॉलिसी यहां पे थोड़ी सी लेट लागू हो पाती है, तुरंत इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, और एक ये वाली कि वहां पे प्रॉपर लीडरशिप की कमी होती है, जो बोल्ड डिसीजन ले पाए, अपनी इच्छा से डिसीजन ले पाए, जो कंट्री को उनको लगता है कि तुरंत डिसीजन लेने हैं, वो यहां पे नहीं हो पाते। तो ये इनकी कुछ एक कमी है। और इसके अलावा क्या होते हैं, लगातार कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग अगर साथ में आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट वहां पे होगा, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे बनेगा। तो आई होप ये आपको सारी चीजें जितना मैंने बताने का प्रयास करा है वो आपको समझ में आई होगी कोलिएशन गवर्नमेंट के बारे में। फिर भी मेरे से कुछ भी कमी रही हो तो दिल से चाहता हूं क्षमा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।